हेलो यूट्यूब, दिस इज नोबारुंजाना और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ने का पहले हम लोगों को एक टर्म पढ़ना जरूरी है, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का हर चैप्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर ये दोनों टर्म ही बहुत खास है, और ये दोनों टर्म को समझने के लिए हम लोगों को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना जरूरी है। तो आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के पहले हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझ लेते हैं। सोचिए, ए बॉडी और बी बॉडी दोनों थर्मली इक्विलिब्रियम में है, और सेपरेटली सोचिए ए बॉडी सी बॉडी के साथ भी वही थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों को सिखाता है कि बी बॉडी और सी बॉडी भी वापस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहला काम यह होता है कि व्हाट इज थर्मली इक्विलिब्रियम। थर्मली इक्विलिब्रियम दोनों बॉडी को तब बोलेंगे जब एक बॉडी से दूसरा बॉडी में कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी थर्मली इक्विलिब्रियम में है। और ये कब पॉसिबल है? एक बॉडी से दूसरा बॉडी में हीट फ्लो नहीं होगा तब जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोगों को थर्मली इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो समझ में आ गया है, और साथ में टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल गया है। मतलब दोनों बॉडी का अगर टेम्परेचर सेम होगा तो उस केस में दोनों बॉडी से एक बॉडी से दूसरा बॉडी में हीट का फ्लो नहीं होगा, और इसका मतलब ये दोनों बॉडी थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमने पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के पहले आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से समझिए, उसके बाद ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बोलेंगे। तो सोचिए कि ये एक सिस्टम है जो कि एडियाबैटिक वेसल से घिरा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, और जिसका वॉल इंसुलेटर से तैयार किया गया। इसका मतलब इसका अंदर से कोई मास और एनर्जी बाहर या अंदर जाएगा भी नहीं और आएगा भी नहीं। और इसका अंदर एक लिक्विड है, और लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये थर्मोमीटर है, और एक मैकेनिज्म है जिसका थ्रू ये वेट जब फॉल होगा तो ये फैन रोटेट करेगा। इसका मतलब एक वर्क इनपुट देने का एक मैकेनिज्म यहाँ है। तो सोचिए कि हमने कुछ वेट लिया और उसको फॉल कर दिया h हाइट तक, तो इसके लिए क्या होगा? ये ब्लेड घूमेगा। तो बेसिकली हमने एक वर्क इनपुट दिया है सिस्टम का अंदर। तो कितना वर्क इनपुट दिए है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है mgh। तो ये वेट का मास अगर m होगा तो mg/h करने से हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना वर्क इनपुट दिया है हम लोग सिस्टम के अंदर। तो जैसे हम लोग सिस्टम के अंदर वर्क इनपुट दे दिया तो सिस्टम का स्टेट एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो सोचिए कि एकदम इनिशियल स्टेट में इसका टेम्परेचर था T1, और वर्क इनपुट देने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया T2। अब अगर हमने सिस्टम का वॉल को, जो कि इंसुलेटर्स है, इसको अगर हम खोल दे तो क्या होगा? सिस्टम के अंदर से हीट सिस्टम से बाहर चल जाएगा, और कितना हीट बाहर जाएगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो होगा mCp/dt। तो सिस्टम का मास होगा m, Cp होगा स्पेसिफिक हीट, और dt मतलब T2 - T1। यहां से हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना हीट सिस्टम से बाहर गया है। अगर उस हीट को हम जूल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अगर हमने वर्क इनपुट के साथ उसको कंपेयर करके देखते हैं तो दिखेगा कि एग्जैक्टली जितना वर्क इनपुट हुआ है उतना ही हीट, जो कि जूल यूनिट का, वो सिस्टम से बाहर गया है, और उसके बाद सिस्टम फिर से वही स्टेट जो कि इनिशियल स्टेट में था वही स्टेट पर आ गया है। तो चलिए इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो सोचिए कि वर्क इनपुट देने का पहले जो सिस्टम का स्टेट था वो था स्टेट 1। अब हमने वेट को गिराया और इसके अंदर कुछ वर्क इनपुट दिया, और इसके अंदर कुछ हीट जनरेट हुआ और टेम्परेचर बढ़ गया। तो हमने स्टेट 1 टू स्टेट 2 में चला गया इस वे में, और इसमें हम लोग वर्क इनपुट दिया है।
इसके बाद हमने क्या किया, इंसुलेटर्स को खोल दिया तो सिस्टम का अंदर से हीट बाहर चला गया, और जैसे हीट सिस्टम से बाहर चला गया फिर से सिस्टम इनिशियल स्टेट में आ गया, मतलब 2 स्टेट टू फिर से 1 स्टेट में आ गया। तो इसमें देखिए जो पूरा का पूरा प्रोसेस में सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट और उसके बाद सिस्टम का जो फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब इसको हम लोग एक साइकिल बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, और इस केस में हमने देखा कि टोटल वर्क इनपुट जो हो गया साइकिल में उतना ही हुआ टोटल हीट आउटपुट, और ऑब्वियसली ये जो हीट इन जूल यूनिट, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हो सकता था कि सिस्टम से पूरा का पूरा हीट बाहर अगर नहीं जाता तो क्या होता, तो सिस्टम के अंदर कुछ हीट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट अदर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होकर रह जाता। इसका मतलब सिस्टम से पूरा का पूरा हीट बाहर नहीं जाता और सिस्टम कभी स्टेट 2 टू स्टेट 1 में नहीं आता। मतलब ये स्टेट 2 कुछ दूसरा स्टेट जैसे कि स्टेट 3 में चल जाता लेकिन 1 में नहीं आता, तब हम लोग उसको साइकिल नहीं बोल सकते थे और उसको हम लोग नॉन साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। तो उस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस सोचिए कि ये एक सिस्टम है और इसके अंदर हमने इनपुट दिया W1 जो कि है वर्क, ये है वर्क 2 इनपुट दिया, और आउटपुट हो रहा है वर्क 3, और Q1 इनपुट हो रहा है जो कि है हीट, और Q2 आउटपुट हो रहा है। तो ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस, मतलब ये कोई साइकिल नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हीट दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होके रह जाएगा। तो कितना एनर्जी स्टोर होके रहेगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता चल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एनर्जी से आउटपुट एनर्जी को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वही सिस्टम के अंदर स्टोर होकर रह जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हमने देखा कि इनपुट एनर्जी क्या क्या है, देखिए यहाँ W1 इनपुट हो रहा है, W2 भी इनपुट हो रहा है, Q1 भी इनपुट हो रहा है। तो यहाँ इनपुट एनर्जी हो गया W1 W2 प्लस Q1, और आउटपुट एनर्जी जो है W3 और Q2, तो इसको माइनस कर दिया क्योंकि ये आउटपुट हो रहा है, तो माइनस W3 और माइनस Q2, और इसका जो नेट मिलेगा वही अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर होकर रह गया, और इसको हम लोग डेल U से लिख दिए हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जितना हीट वाला टर्म्स है उसको एक साथ ले लेंगे और वर्क वाला टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए Q1 और Q2 को एक साथ ले लिया और W1 W2 W3 को एक साथ ले लिया विथ साइन, ठीक है, वो भी dW है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, W वाला टर्म से माइनस को कॉमन ले लेंगे। मतलब हमने क्या किया, अच्छा एक बात देखिए, यहाँ इनपुट वर्क इनपुट जब होता है तब उसको बोला जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब वर्क आउटपुट होता है तब उसको बोला जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक जो किए हैं, यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं, इनपुट एनर्जी को पॉजिटिव लिए हैं और आउटपुट एनर्जी को नेगेटिव लिए हैं। तो इस हिसाब से वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। लेकिन हमने यहाँ जबरदस्ती यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब हम लोग इसका जो साइन कन्वेंशन है हम लोग चेंज कर दिया। यहाँ आप देखिए W3 पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है W3 क्या है, W3 तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो अब इसको हम लोग नेट Q बोल सकते हैं और इसको हम लोग नेट W बोल सकते हैं। तो यहाँ से नेट Q नेट माइनस W नेट इक्वल टू DU होता है, सिंपल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि नेट हीट इक्वल टू डेल U प्लस नेट W। लेकिन ये जो नेट W है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ से स्टार्ट हुआ जहां से हम लोग माइनस कॉमन लिया, उसके बाद ही इसको नेट W बोलना हम लोग स्टार्ट किया। तो बेसिकली यहाँ से वही कॉन्सेप्ट हम लोग काम में लाएंगे जो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो अगर आपने इस फॉर्मेट को एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे तो उस केस में हमेशा याद रखेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव।
अगर आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया तो ये फॉर्मूला की याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने सीधा वो कर सकते हैं जो हम लोग पहला लाइन में किया है, वर्क, जो वर्क नहीं, जो भी फॉर्मेट की एनर्जी है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, इनपुट होगा तो पॉजिटिव ले लीजिए, आउटपुट होगा तो नेगेटिव ले लीजिए। तो उसके बाद आप नेट कैलकुलेट कर लीजिए, जो बचेगा वही होगा इंटरनल एनर्जी। तो इस फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एज ए फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ये बेटर रहेगा, जो नेट क्यू इक्वल टू, जो कि हम लोग डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू 12 से पढ़ के आया है, वही फॉर्मेट की यूज कर सकते हैं। और उस केस में डब्ल्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमेशा नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या सीखे हैं? दो चीज सीखे। एक तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए समेशन डब्ल्यू इक्वल टू समेशन क्यू, मतलब जितना ही वर्क हम लोग सिस्टम के अंदर इनपुट किए हैं उतना ही अमाउंट का हीट आउटपुट होगा सिस्टम से। और अगर ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो उस केस में हम लोग क्या सीखे हैं? जो एनर्जी इनपुट और उससे एनर्जी आउटपुट जितना हुआ है माइनस करने के बाद जो बचा कुचा जो नेट बच जाता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टोर, यानी जो कि है इंटरनल एनर्जी। और सिंपली इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, या तो एज ए फॉर्मूला आप ये भी देखे हैं तो इसमें क्यू नेट इक्वल टू डी यू प्लस नेट डब्ल्यू है, ये है। तो यहाँ से एक चीज तो हम लोग को बिल्कुल समझ में आ ही गया है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग जितना एनर्जी इनपुट देंगे उतना ही एनर्जी सिस्टम या तो आउटपुट देगा, नहीं तो कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेगा एज इंटरनल एनर्जी, या सिंपली एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको। तो कुछ एनर्जी स्टोर करेगा और बाकी का एनर्जी को वो आउटपुट कर देगा। मतलब एनर्जी को हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इज फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ का जो मेन फंडा ये समझ में आ गया है आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी बेसिकली लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ही है। तो इस बार हमने पढ़ेंगे पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ देखिए, पॉइंट फंक्शन का दूसरा नाम है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो पॉइंट फंक्शन को हमने प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो पहले आइए पढ़ते हैं पाथ फंक्शन क्या है। पाथ फंक्शन वो होता है जो प्रोसेस का पाथ का ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हीट ट्रांसफर, वर्क डन, ये दोनों प्रोसेस का पाथ का ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये दोनों को पाथ फंक्शन बोला जाता है। जैसे हमने जानते हैं वर्क डन W इक्वल टू PdP एंड Q इक्वल टू TdS। तो Q इक्वल टू TdS अब शायद भूल गया है, ठीक है, वो एंट्रोपी चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से आपको याद आ जाएगा। फिलहाल आपको तो ये याद होगा कि W इक्वल टू PdV, 12 का नॉलेज से बोल रहा हूँ मैं। तो अगर PV कार्व से आप देखेंगे तो सोचिए कि स्टेट 1 में था एक सिस्टम, तो वहीं से ए पाथ को फॉलो करते हुए हम लोग स्टेट 2 में गए हैं। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? PV कर्व में एरिया अंडर द कर्व भी होता है वर्क डन। तो यहाँ वर्क डन कितना हुआ? एरिया अंडर दिस कर्व इक्वल टू हो गया वर्क डन। अब सोचिए वही स्टेट 1 टू स्टेट 2 में हम जाएंगे, लेकिन ए पाथ को नहीं फॉलो करेंगे, इस बार फॉलो करेंगे बी पाथ को। तो ये है बी पाथ। तो इस केस में जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही होगा वर्क डन, और वो पहले का हिसाब से काफी बड़ा है क्योंकि कर्व इस तरह से है, तो इसलिए जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो पहले से बड़ा है। इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि हमने स्टेट 1 टू स्टेट 2 में गए हैं, लेकिन पाथ अलग है, इसलिए वर्क डन भी अलग है। तो आइए अब देखते हैं पॉइंट फंक्शन क्या होता है। पॉइंट फंक्शन होता है वो जो कि प्रोसेस का पाथ का ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऑल द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शंस। जैसे एग्जांपल क्या है? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी। तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर कैसे पॉइंट फंक्शन है ये तो आपको पता चल रहा है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी कैसे पॉइंट फंक्शन है ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम समझा देंगे। फिलहाल इसमें कॉन्सेंट्रेशन करिए। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट फंक्शन इज 0।
तो पहले सोचिए साइक्लिक इंटीग्रेशन कब किया जाता है, जब प्रोसेस साइक्लिक हो, यानी साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही साइक्लिक इंटीग्रेशन किया जाता है। और उसका कोई भी पॉइंट फंक्शन का अगर आप साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जीरो आएगा। कैसे आएगा? सोचिए कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब पॉइंट 1 से हम लोग स्टार्ट किए थे, स्टेट 1 से, फिर वहाँ से स्टेट 2 गया, फिर से सिस्टम घूम के वही 1 में आ गया। तो इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। तो अब हम कोई भी पॉइंट फंक्शन जैसे कि टेम्परेचर T, इसका साइक्लिक इंटीग्रल करते हैं। तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा? T dt। और लिमिट क्या होगा? लिमिट होगा इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर टू फाइनल स्टेट का टेम्परेचर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों ही तो T1 है स्टेट का। तो इस हिसाब से अगर अब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट T1 टू T1 ही होगा। तो एज रिजल्ट क्या आएगा? इंटीग्रेशन का जीरो ही आएगा। तो वही है साइक्लिक इंटीग्रेशन का, कोई भी पॉइंट फंक्शन का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है उसका रिजल्ट जीरो ही आता है। अब आता है इंटरनल एनर्जी कैसे पॉइंट फंक्शन है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्यों है। इंटरनल एनर्जी ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये हम लोग अब प्रूव करेंगे। तो सोचिए पीवी कर्व में एक सिस्टम स्टेट 1 टू स्टेट 2 में गया है ए पाथ को फॉलो करते हुए। अब स्टेट 2 टू स्टेट 1 में आने का दो पाथ सोचिए, एक है बी पाथ और एक है सी पाथ। तो फिलहाल कोई भी पाथ के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो पाथ ए के लिए हम लोग वही फॉर्मूला की यूज करते हुए ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्यू ए इक्वल टू डेल यू ए प्लस डब्ल्यू ए। बी पाथ के लिए भी वही लिख सकते हैं और सी पाथ के लिए भी वही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लिए। और हम लोग जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए समेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू होता है। तो यहाँ देखिए साइकिल कैसे बन सकता है। देखिए ए बी पाथ दोनों को एक साथ जोड़ के एक साइकिल बन सकता है, या तो ए और सी पाथ को जोड़ के भी एक साइकिल बन सकते हैं। फिलहाल हमने ए और बी पाथ को अकाउंट में लेते हैं। तो इसमें साइक्लिक प्रोसेस के लिए समेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू होता है। तो वही क्या, समेशन ऑफ डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू। इसका मतलब क्यू ए प्लस क्यू बी। तो यहाँ से डब्ल्यू ए, अच्छा क्यू ए को इधर लेके आ जाइए तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा? डब्ल्यू ए माइनस क्यू ए, तो इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो डब्ल्यू ए माइनस क्यू ए इक्वल टू होगा माइनस ऑफ डेल यू ए। तो यहाँ मिल गया माइनस ऑफ डेल यू ए। उस तरह से क्यू बी माइनस डब्ल्यू बी भी डेल यू भी मिल जाएगा। तो हमने ये काम किया ए और बी पाथ को एक साथ जोड़ते हुए। अब हम लोग वही काम कर सकते हैं ए और सी पाथ को एक साथ जोड़ते हुए। तो अब सी और ए पाथ को अकाउंट में लेके हमने सेम कैलकुलेशन किया और उससे रिजल्ट मिला माइनस ऑफ डेल यू ए इक्वल टू डेल यू सी। अब ये दोनों को देखिए, यहां से माइनस ऑफ डेल यू ए का वैल्यू भी डेल यू बी, और इधर से भी डेल यू सी का वैल्यू भी माइनस ऑफ डेल यू ए। इसका मतलब क्या हुआ? डेल यू बी इक्वल टू डेल यू सी होता है। इसका मतलब होता है बी पाथ के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगा, सी पाथ के लिए भी वही इंटरनल एनर्जी होगा। मतलब अगर एक स्टेट टू दूसरा स्टेट में हम जाना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग पाथ हम लोग के पास हो सकता है, लेकिन हम लोग एक कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे कि यहाँ हुआ डेल यू बी, मतलब बी पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डेल यू सी, मतलब सी पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी, दोनों ही सेम है। मतलब ये दोनों पाथ का ऊपर डिपेंड नहीं किया। तो इसीलिए ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी जो कि सिंपली एनर्जी भी बोल सकते हैं हम लोग, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, यानी पॉइंट फंक्शन है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब हमने पढ़ेंगे PMM1, मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो परपेचुअल मोशन मशीन क्या होता है? ये बेसिकली एक इमेजिनरी मशीन है। तो हमने फर्स्ट लॉ से क्या पढ़े हैं? हम लोग कोई भी सिस्टम को कोई भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देंगे तो वो सिस्टम से जो आउटपुट मिलेगा वो
कोई भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का आउटपुट मिल सकता है। मतलब कोई भी सिस्टम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म ही कर सकते हैं। लेकिन परपेचुअल मोशन मशीन एक इमेजिनरी मशीन है जहां से हम लोगों को मैकेनिकल वर्क मिलेगा, आउटपुट एज ए आउटपुट मैकेनिकल वर्क मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको कोई भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इनपुट करने का दरकार नहीं है। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो फर्स्ट लॉ को नहीं मानता है, तो इसलिए वो एक इमेजिनरी मशीन है जो कि संभव नहीं है। तो उस मशीन को ही हम लोग बोलेंगे PMM1 यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन का दबा दीजिए और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको नया अपडेट्स मिलता रहेगा, और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू।